पुलिस पकड़ के ले गई आप लोगों को? मेरे को रामेश्वर जी एमएलए है ना, सोमवाड़े, वो थे। और 5 जिन जयपुर का चांदपोल नहीं देखा होगा, वो भरतपुर की शेवर जेल में पहुंच गए उस आंदोलन में। बताओ आप, कोई झालावाड़ जेल में था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। नारायण जी तो बहुत बढ़िया वक्ता थे, नारायण जी कुलरिया जो निश्चित ही किसानों के नेता थे, और वो समाजों की, झाड़ समाज वगैरह की भी नेतागिरी करते थे, और किसान यूनियन में किसानों की नेतागिरी हमारा बराबर साथ देते थे। बैठिए बुजुर्गों के पास, उनके पास तजुर्बों की खान होती है। एक चलता फिरता पुस्तकालय होता है अनुभवों का, पूरे जीवन के अनुभव होते हैं। इसलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके उनका ज्ञान लेना चाहिए। आज हम हैं चक्रोजदा गांव में, और चक्रोजदा गांव में ग्राम पंचायत महसवास कला के सरपंच साहब हैं हमारे पास, श्री रामजी लाल जी यादव साहब, जो पिछले 4 दशकों से लगभग 40-45 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, और एक बेहतरीन किसान नेता, जो किसानों के हक की आवाज़ उठाने वाले, और उस समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार। तो आज हम इनसे जीवन के अनुभव पूछेंगे कि इन्होंने राजनीति को किस तरह से देखा, उस समय की राजनीति, आज की राजनीति, और किसान आंदोलनों में किस तरह की भूमिका रही। तो प्रणाम दादाजी। प्रणाम। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति की तरफ कैसे रुझान हुआ। एजुकेशन में थे उस समय के पढ़े लिखे, आपके समय के पढ़े लिखे तो नौकरी लगना भी, सरकारी नौकरियां लगना भी बहुत मतलब आसान था। तो अभी तक तो आप बहुत अच्छे पद से रिटायर्ड भी हो सकते थे किसी से, लेकिन राजनीति और किसान सेवा की चुना आपने। देखिए हम एक ऐसे परिवार से हैं जी जिसमें इस नौकरी को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और नौकरी को नौकरी समझा जाता है कि भाई कोई कितना ही बड़ा बन जाए तो भी वो नौकर होता है, और उसके ऊपर भी अफसर होते हैं, उसके ऊपर भी अफसर होते हैं। तो कितना ही बड़ा अफसर हो जाए फिर भी तो वो थोड़ा सा हमें ये लगा कि यार ये नौकरी करनी है, किसी की गुलामी करनी है, तो अपने घर पे रह जाएं तो अच्छा है। सब खेत हैं, खलियान है, सब कुछ है, खेती बाड़ी का अच्छा था, इसलिए उस तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। मैंने 74 में एमए किया था हिस्ट्री से, फिर 5 में किया मैंने पॉलिटिकल साइंस से। तो वो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते पढ़ते फिर पिताजी मेरे उस टाइम के काफ़ी पढ़े लिखे, इस इलाके के पढ़े लिखे लोग थे वो। उन्होंने 1905 के आसपास समझो मैट्रिक पास कर ली थी। 1891 का जन्म था उनमें, तो उनका उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये बढ़िया आती थी, इतिहास बढ़िया पढ़ते थे। तो उनसे सुनते थे, तो उसने हमेशा एक दुआ कहा करते थे कि नौकरी मत कीजिए बंदा, घास खोद खाइए। नौकरी मत कीजिए बंदा, घास खोद खाइए। आस पास शर्म आवे तो दूर चले जाइए। किसकी नौकरी करेगा तू? नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं। हम कहते भी थे कोई अजी मैं नौकरी कर लिया, किसकी नौकरी करोगे? ये बेकार की बात है। नौकरी भी कोई जीवन है क्या? जीवन जीने के लिए तो स्वतंत्र जीवन ही सबसे बड़ी जीवन है, वरना ये जो किसी बंदिश में फंस जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा, वो हमारे विचार में वो ठीक नहीं था, इसलिए हमने नौकरी के लिए फार्म नहीं भरा। तो सर फिर जैसे राजनीति की तरफ या किसान सेवा की तरफ कैसे? राजनीति तो बात ये थी कि मेरे पिताजी प्रधान थे, ये पंचायती राज शुरू हुआ ना, उनकी पहले प्रधान थे आमेर के। कौन से सन में? 59 में। 59 से। क्या नाम था आपके पिताजी? चौधरी राम कुमार। चौधरी राम कुमार नाम था, वो यादव थे। चौधरी तो उनका वो टाइटल लगा हुआ था। हाँ, लोग सभी उस टाइम एक ही चौधरी था इलाके में। अच्छा। उसी को चौधरी कहते थे, वरना और लोगों को जाटों वाटों को किसी को चौधरी नहीं कहने, और बाद में कहने लगे हैं लोग। तो उसके बड़े चौधरी सभी उसको चौधरी कहते थे। तो वो उस टाइम में प्रधान बने, और बड़े बड़े लोग उनके साथ थे। ये आमेर भी बहुत बड़ा इलाका था, शायद गोविंदगढ़ वगैरह आ रही है, सब इसी में आता था। तो सब ने मिलकर ही कहा कि यार चौधरी जी को बनाओ अपने। तो वो उम्र में उन सबसे बड़े थे, वो उनके साथ के जो लोग थे ना, तो निर्विरोधी बनाया था, निर्विरोध का टाइप ही बनाया था। उनका जन्म 1891 का था मेरे पिताजी का। 1891? हाँ, आज़ादी से बहुत, आज़ादी से तो 47 में आई है। 1891 का। हाँ, उन्होंने माधो सिंह जी का राज देखा था, और ईमान सिंह का तो देखा ही देखा। तो इस तरह फिर मैं उनके साथ रहा ना, वो मेरे को एक दफ़े मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, तब वो प्रधान थे आमेर, तो मेरे को वहाँ ले गए दिखाने के लिए। तो वहाँ गए, हम दोनों भाई गए, मेरे भाई और मैं दोनों। तो वो महलों के अंदर जा कर के
फिर हमें हाथी पे बिठा के उन्होंने महल दिखाई। आमेर 5 रुपए लगते थे उस टाइम आमेर हाथी में बैठे के। तो उन्होंने वीडियो कहा, वीडियो साहब किसी को बुलाओ तो इन बच्चों को महल दिखाना है। तो वीडियो ने कहा कि हाथी पे बैठ के दिखाते हैं। तो वीडियो ने 5 रुपए दिए अपने पास से और दोनों भाई को वहाँ बिठा करके। और उस दिन से कुछ ऐसे लगा बचपन में यार मेरे को ये पिताजी कहाँ आते हैं, महलों के अंदर बैठते हैं, ये थोड़ा सा आगे इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर क्या हुआ 1962 के अंदर ये चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो हमारे घर पे महारानी गायत्री देवी आई थी यहाँ पे। हाँ क्या बात है। हाँ। और उस गायत्री देवी के बराबर के अंदर बैठा था। मेरे पिताजी ने भी ले जाकर कहा कि मेरा छोटा उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र होगी 8-9 साल। 8-9 साल। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, मिलाया था जी, पर वो उस टाइम ये फोटो है कैमरे में नहीं थे। और किसी के पास थे तो कोई खींच ले गए, चले गए वो। तो वो भी इंटरेस्ट हुआ कि महारानी कौन आई है, क्या लड़ रही है, क्यों नहीं है। उस टाइम में वो स्वतंत्र पार्टी थी। अपने यहाँ पहुँचाने को गंगा सिंह जी थे ठाकर, वो हमें बिल्ले बांटते थे वो उसके स्वतंत्र पार्टी के। तो उनके भी वो खूब विचार मुतार। बहुत भीड़ आई इधर महारानी को देखने के लिए। अच्छा। आप देखो चारों तरफ के लोग आइए, रानी हारी से रानी हारी से। तो देखा फिर साहब हमने 5वीं पास की मैंने तरिष्ट के अंदर। और फिर पढ़ने चले गए। फिर BA कालडेरा से किया, MA जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की। इस तरह से चलता रहा। लेकिन 75-74 के अंदर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छूटी गई। MA करने के बाद क्या पढ़ना था, नौकरी करनी नहीं थी। पिताजी की उम्र 75 के अंदर 85 साल की हो गई थी। तो फिर पिताजी की सेवा में रहा मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं पिताजी का देहांत हुआ 82 में। तो 7 साल में पिताजी के साथ ही रहा मेरा। तो वो कई हिस्ट्री की बातें हैं और राजनीतिक बातें हैं, कुंभाराम जी की बातें हैं, पालीवाल जी किसान नेता थे कुंभाराम जी, पालीवाल जी की बातें हैं, कमला जी को कैसे MLA बनाया, वो बातें हैं। ये बताते रहते थे, सुनते थे, इंटरेस्ट। तो वो क्या वाकया था? एक बार भैरू सिंह जी सरकार थी शायद, और आप लोगों ने भगत सिंह की तर्ज पर 3 लोगों ने विधानसभा में पर्चे बांटे थे, फेंके थे। बात है। अच्छा। वो क्या था 84 की बात है। 84 में तो भैरू सिंह चुनाव लड़ी थी यहाँ से। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दोबारा चुनाव ही उपचुनाव। भैरू सिंह जी ने मेरे को बहुत ढूंढा उस टाइम। आप कहते हैं विचारधारा क्या होती है। हम है न जो कुंभाराम जी के इनके संपर्क में आए। तो कुंभाराम जी एकदम ये वर्गवादी आदमी थे, किसान वर्ग के नेता थे वो। तो उन्होंने हमें ये कहा छोरो कुणी गेल डोलो सो तो किसाना को बलो करोगे ना, किसान तो भूखा मरे से, रंग साथ अन्याय हो रहे थे। आप मिले कई बार कुंभाराम जी से? खूब मिला, नहीं खूब मिला। पहले मेरे घर भी आए हुए थे कुंभाराम जी। इस तरह से फिर हमारा विचार इस किसानवाद में लग गया। अच्छा। यार किसानों की लड़ाइयाँ लड़नी है अपन को। तो धीरे हम फिर किसान यूनियन चलाने लगे। दौलतराम जी साल किसान यूनियन चलाते थे। कुंभाराम जी की बनाई हुई थी ये किसान यूनियन, वो चलाती थी। तो उसमें लग गया। मैं पिताजी 82 में एक्सपायर हुए। तो मरते 6 महीने बाद में यहाँ मीटिंग की थी हमने दौलतराम जी को। उन मीटिंगों में जाकर के भाषण देना सीख गए। अच्छा। एक दफे जाकर के स्टेज पे खड़े होके एक दफे 2-3 मिनट बोलाऊंगा। तो पहले तो दूसरे गए हम। पहले दूसरे थे, इतने आदमी कैसे बोले, 500 आदमी की मीटिंग थी, लेकिन कुछ बोला हमने। तो बोला तो पैर दूसरे, लेकिन बोल चुकने के बाद में यहाँ बैठे ने तो बड़ा अंत आया यार हम नहीं बोले यार। सही है ना, ऐसे होता है कार्यकर्ताओं की। फिर धीरे धीरे हम तो उसी में लग गए। वो जैसे बोलने लगे वैसे वैसे हमें भाषण देने में मजा आने लग गया। उनके साथ हो गए। फिर चुनाव हो गए। फिर किसानों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे। फिर क्या था कि किसानों के रात को बिजली आती थी। खास तो मुद्दा बिजली का ही था कि बिजली थी, सब कुछ थी। जो बिजली जाते कुएं कोठी सब बंद हो जाती थी। तो बिजली नहीं आती तो क्या करे किसान, किसानों में बड़ा। तो फिर हमने एक नया ही वो निकाला कि यार क्या करें, किसानों को इकट्ठा कैसे करें। तो हमने ट्रैक्टर थे उस टाइम में, जीप भी तो थी नहीं, ट्रैक्टरों के माइक लगाते और रात को डोलते हम। रात को किसान पाणती में रहते थे ज्यादातर, नाइट में पाणत करते थे ना। तो हम माइक लगाते थे तो वो पाणतिया सब सुनते थे। यार वो राम जी लाल बोल रहा है, अपन को कल है ना उस ग्रेड में चलना है, जयपुर चलना है, ये करना है। इस तरह से सुबह निश्चित ही 9-10 बजे हमारे पास 1000 किसान इकट्ठे हो जाते थे। तब वो हमें अच्छा भी लगा, बढ़िया व्यवहार, हमारा भी नेतागिरी का चस्का ज़्यादा बढ़ गया है। फिर ये एक दफ़े यहाँ पे बीवासी बहुत शायद बाद में हुआ। फिर एक आंदोलन चला 86 के अंदर।
ई बिजली को लेके, बिलों की वापसी को लेके। तो उसके अंदर बहुत बड़ा आंदोलन साहब। वो चौमुखी थाना है ना, इस थाने के सामने हमने उसका टेंट वेंट लगाया और वो किया। तो हमें पहले दिन ही क्या किया कि पुलिस पकड़ के ले गई आप लोगों को। मेरे को रामेश्वर जी एमएलए है ना सोमवार, वो थे और 5-7 आदमी, लेकिन थे 150 आदमी। उनको पुलिस ने कहा बैठा कर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। सेंट्रल जेल मेरे कई साथ तो बगे आए थे उसे डंडा कूदने भी लड़ते पड़े ना, और हमें वो बसों में बैठा के पकड़ लिया ले गए। हमें 11 दिन रहे उसमें सेंट्रल जेल में उन नेताओं के साथ। ये बाउन लाल शर्मा थे ना जौहरी बाजार वाले, ये भी हमारे साथ थे। ये कालीचंद सर राह भी हमारे साथ था, और भी कई लोग थे, पर ज़्यादातर किसान ही उनके लोग दल वाले लोग ही थे उसके अंदर। बीजेपी के तो बहुत कम लोग थे वो बिजली के बिलों के लिए। अब क्या हुआ कि वो खूब बड़े, उसके बनू सिंह जी नेता थे उस आंदोलन के, लेकिन बनू सिंह जी के हरदेव जोशी के खूब दोस्ती थी। तो ये आपसे भी मिला करके, नाथूराम जी भी उन्हीं में से थे। ये लोग लड़ने वाले नहीं थे, नाथूराम मिर्जा जी। हाँ, ये नाथूराम जी और बनू सिंह जी, ये लोग समझौतावादी आदमी से दोस्ती पालने वाले लोग थे। अच्छा अच्छा। हाँ, आपस में पहले जनता के सामने लड़ना है और तो इन लोगों ने क्या किया है से दोस्ती करके, और 11 दिन तो उसको वापस विड्रा कर दिया। तो बिल पास था? हाँ, मैंने बिल भी नहीं लिया वापस। अच्छा। और वैसे विड्रा कर लिया हमारे इन गाँवों के अंदर से। अच्छा, आंदोलन को विड्रा कर लिया? आंदोलन को विड्रा कर लिया। जबकि वो आंदोलन इतना तेज चला था कि इन गांवों के अंदर से ऐसा कोई गांव नहीं था जहाँ पे किसान लोग जेलों में नहीं गए हों। पूरे राजस्थान की जेलें भर गई थी। हमारे यहाँ के सिरसी गांव है 86 में, 86 में, ये कोई 12-13 मार्च की बात है। तो 86 के अंदर, तो फिर फरवरी की बात होगी भाई। जो किसान जिन जयपुर का चांदपोल नहीं देखा होगा, वो भरतपुर की शेवर जेल में पहुंच गए उस आंदोलन में। बताओ आप, कोई झालावाड़ जेल में था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। बहुत तगड़ा। पर आखिर के अंदर ने समझौता कर लिया, उसको विड्रा हो गया। विड्रा कर लिया। अब वो विड्रा हो गया। अब विड्रा हो गया, कुछ मिला नहीं किसान को, और ऐसे विड्रा हो गया। तो मेरी भी उम्र थोड़ी सी थी। आप कहते हो ना भगत सिंह कैसे बनते हैं लोग, तो लोगों के कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके दिमागों में बिल्कुल एकदम से वो अलग तरह की खलिश आती है कि यार ये क्या तमाशा हुआ, हम इतने जेल में रहे, इतना बड़ा आंदोलन चला, इसको विड्रॉ क्यों किया। तो क्या करना चाहिए। फिर मेरे ही दिमाग में ये बात है कि यार अपने को विधानसभा में नारे लगानी चाहिए। आप विधानसभा वाली बात, हाँ, विधानसभा में, वही सुना था मैंने। सुना था ना, विधानसभा में वो था 27 मार्च 1986। 27 मार्च 1986 का। तो मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण जी किसान एमएलए थे पुलिस उस टाइम, वहाँ पे रहते थे हम। तो मैंने सोचा यार मेरे को अपन भी नारा लगाएं, ये करें वो करें। दिमाग में बैठा अकेले क्या करें। फिर ये तिवारियों का एक रामलाल मामू था, हाँ, वकील साहब बन गए वो बाद में। वो मेरे से 5-7 साल छोटा था। वो पहले से मेरे को कोई काम के लिए कहता था कि यार वो काम करा मेरा, वो काम करा, मैं कराऊंगा। तो उसको मैंने बुलाया। अब वो कैसे बुलाया, जो तो कोई मैंने शाम को कोई चिट्ठी लिख के दी, उस टाइम टेलीफोन तो थे नहीं। और कोई किसी जाने वाले को चिट्ठी लिखी, यार सुबह आ जाना तेरा काम कराऊंगा, ऐसे करके बुलाए में डाल के उसको बुलाया मैंने। वो आ गया, वो 10 बजे आ गया। आते ही फिर मैं कहा यार वो काम तो हो जाएगा, लेकिन चल पहले अपन विधानसभा में नारे लगाए यार, क्या करें। वो किसान जी से अपन पास बनवा लेते हैं। तो किसान जी के पास बनाए, और फिर गए साहब हमें चांदनी, ये जलेबी चौक के अंदर बैठते थे, पहले दफ्तर यही था, पहले पुरानी विधानसभा में। तो उसके अंदर वो पास बना करके हम चले गए अंदर जा करके। हमें मालूम था कि उसके अंदर बिल्कुल अटेंशन बैठाया जाता है, कोई आदमी हिल भी नहीं सकता, हर सिपाही रहता है। अगर आप हाथ में से करोगे तो वो करेगा ऐसे करो। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने पहले उसको कहिए पहले तू नारा लगाएगा, क्योंकि थोड़ा कम उम्र था ना, इसलिए बहम था मेरे को यार बाद में ये लगाएगा नहीं। हाँ। तो उसको फिर हम दोनों बैठ, फिर जैसे ही हरदेव जोशी कोई बजट भाषण देके बैठा, और मैंने उसको इशारा किया, बनू सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए। मुख्यमंत्री थे उस समय बनू सिंह जी? नहीं, तो हरदेव जोशी थे मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता था बनू सिंह जी। अच्छा। तो मैंने उसको इशारा, उसने नारा लगाया जोर से, किसान एकता जिंदाबाद, हाँ, किसान यूनियन जिंदाबाद। मैंने पीछे लगाया, बड़ी हुई फ्लैट रेट वापस लो। इतना वार वो ऊपर गूंजा जी, हो तो ऐसे कवर था ही, इतनी आवाज गूंजा जोर से। इतने में 2 सिपाही आए,
एक ने यहाँ पकड़ा और एक ने यहाँ पकड़ा और उठा करके और ले गए। फिर मेरे मुंह में खून आ गया उनकी चीना झपटी से। तो उन्होंने मेरा मुंह भी इसलिए है, दोनों का मुंह तो दोनों का भी था ना, लेकिन मुंह इसलिए लिए तो खून आया ना, तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसी टाइम में फ्लोर के बिल्कुल ऊपर थी, नीचे दिख रहे थे हमें सब लोग। वहां से फिर मैंने लगाया किसान एकता जिंदाबाद। अब नए लड़के थे, तड़ी आवाज आई हाय। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ पकड़े, दोनों पैर पकड़े, अंदर उन गैलरियों की घूमते। वो उस टाइम भी कैमरे नहीं थे, वरना आज आपको वीडियो देखने मिलता। आलीशान बात थी, क्या बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, किसानों की बात उठाना। अच्छा, उस पहले हम गए ना, उस पहले हमें एमएलए मिला था एक, उसका नाम था नवरंग सिंह, ये नवलगढ़ का या नीचे ही। उसने मैंने उसको बताया था, वो साहब हम इस तरह से नारा लेने जाए, कह रहे थे सड़ जाओला थे दो जनाई तो सो कांटी कतार न जेल में डल जाएगा, तो साधारण जेल मिलेगी आपको, तो आप वापस रह जाओ। तो हम वापस आ गए थे एक बार तो वापस आके जलेबी चौक तक आ गए हम। जलेबी चौक में बहलों में आए, फिर मेरे मकान में आया, अपन जेल से फांसी तो लगेगी नहीं, जेल से डरते हुए वापस आ गए। 3 महीने हो जाएगी, 6 महीने हो जाएगी, और क्या कहेंगे लोग, अपन क्या कहेंगे। फिर गौरामला में वापस चलेंगे, नारे लगाएंगे। फिर जाके फिर आपको कितनी सजा हुई? फिर हम सुनो, देखो आगे सुनो। फिर उस पर बहस हुई। 45 मिनट प्रोसीडिंग है आज भी, आप उठा के दे सकते हो, कभी कोई लाश ना चाहिए। अच्छा, वहाँ सरकार में भी असेंबली की कार्यवाही में कि इन लड़कों ने सदन का अवमानना की, इसलिए इनको क्या सजा दी जाए और कैसे आई ये अंदर। तो पक्ष तो हमारे पक्ष में बोल रहा था, और वो 3 महीने की प्रस्ताव लेके आए। ये बीडी कल्ला वगैरह ये थे, वो को लाते हैं ना, वो सचेतक बचेतक वो थे। अब साहब 45 मिनट तक चली। फिर मेरे पास बहनू सिंह जी आए, हम दोनों बैठे थे कमरे में। तो बहनू सिंह जी आए, बहनू सिंह जी आके चलो दुख तो कौन पाओ तो अच्छा चिंता कर बात को नहीं, हमेशा तेरे चौड़ा मान का ये बात है। फिर एक एसपी आया, इसको मार्शल कहते हैं ना, मार्शल होता है। वो मार्शल आके कहने लगा, मिस्टर तुमने किसे कहने से नारे लगाई? मैं जाना जा। अरे मुझको आप क्या कर रहे हो, किसी कहने लगाए थे, हमारी मर्जी से लगाए। हम किसान वर्ग के आदमी हैं, किसानों पे अत्याचार होता है, नारे हम ही नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। तो चुप हो गया वो। फिर साहब वो था, क्या था, वो अध्यक्ष था विधानसभा का, तिवाड़ी, कोई नाम याद है क्या तिवाड़ी का आपको? नहीं, मुझे तो नहीं याद। साइड का तिवाड़ी था, तिवाड़ी था अध्यक्ष। उसने बुलाया चैम्बर में, और उसने बुला कर एक तीन ऑब्जेक्शन किया, हमारे 3 वो लगाए कि साहब तुमने विधानसभा का समय नष्ट किया है, अवमानना की है, और ये किया वो किया है, इस पर आपको क्या कहना है। तो मैं सबको कंडम कर दिया कि हमें कोई दुख नहीं है, और न है ये अगर अवमानना हुई है तो हमें कोई दुख नहीं है, हम हमारे किसानों के हितों के लिए निकल गए। इस तरह से हम लिख ही रहे थे, उसी टाइम में सुमित्रा सिंह आ गई। देखो आप बताओ, सुमित्रा सिंह जी ब्लैंड लेडी, नाथुराम तो उनको शेर नहीं कहा करते थे। तो वो आते ही क्या कहती है, अरे छोड़ो, अरे ते माफी मत मांग लीजिए, किसाना की नाक कट जाली। ईमानदारी बताऊं तो मानो सुमित्रा सिंह जी जिंदा तो ज्यादा बुद्धि हो कि अरे यार गजब होगी मुझको, अरे मुझको माफी नहीं मांगेगी। फिर हमने उसमें माफीनामा नहीं लिखा, हमने कहा कि हमने जो कर दिया सही किया, हमें कोई एतराज नहीं है, आपको करना हो सो करो कुछ दिन। फिर उसने तिवाड़ी, क्या नहीं है तिवाड़ी था नाम, हाँ तिवाड़ी जी, अध्यक्ष ने कहा कहाँ का रहने वाला है तू। उस तिवाड़ी जी के बड़े भाई कोई जमाने में कालडरा में बैठ थे, वो मेरे पिताजी के पास आते थे हमेशा। अच्छा। उनका नाम अंगद जी नाम था। तो मुझे साहब मैं तो कालडरा को कह दिया, अरे कालडरा के पास, अरे वो कालडरा तो मुझे, मेरे भाई साहब वहाँ बैठ थे। अरे वहाँ फिर वो कहाँ और किसको जानते हो? मुझे साहब वो 82 जाने के चौधरी राम कुमार है ना। हाँ यार वो चौधरी राम कुमार है। मुझे हाँ साहब उन्हीं का लड़का हूँ। अरे यार उन्हीं के लड़के हो, चलो फिर तो क्यों नहीं करते, बदमाश तो करते ही। ऐसी बातें हुई। फिर रात को 8 बजे तक बहस चली, 9-10 बजे तक हमें रिहा किया गया। रिहा नहीं किया गया, हमें पकड़ के पुलिस वाले आए, और 3-4 तो आए एसपी 3 स्टार वगैरह, और क्या कौन कौन तो 21 आदमी थे। और ट्रक आया पुलिस का, जो विधानसभा के अंदर ही घुसा, वो अंदर घुस के और वहाँ बिठाया, जैसे हम कोई आतंककारी हो वैसे बिठा के। 8 बजे ये बंद हो जाती है आपकी ये जेल वगैरह, हाँ आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन वो तो विधानसभा का निर्णय था ना, उसकी विधानसभा का दिए हुए
दंड के खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ विधानसभा हो गई ना, वो तो सुप्रीम है। तो फिर साहब जाने के बाद भी उनको दोबारा वो खुली, फिर हमें जेल में ले गए। वहाँ लंबे सार के बारीक थे, पहली दफ़ा देखे हमने। पहले तो देखे आए थे एक दफ़ा, तो पर वो तो सही जो अलग तरह की जेल थी, 11 में पहले गए थे ना, 11 दिन, वो तो अलग तरह की जेल थी। वो नई जेल बन रही थी, उसमें थी पहले तो। और ये से उस जेल में गए जिसमें ये जेब कटर वटर रहते हैं, ये लोग लच्चे लफंगे, उनमें गए मर्डर करने वाले कई लोग। तो लंबी सारी बारीकी, वो सारे में भरे लोग बाग सूते कामड़े उठ उठ। अब मान रात का 10 बजे गया, 11 बजे गया, तो अब जाकर के वो एक लड़का बोल रहा हरियाणा की बोली, और वो कर रहा है यहाँ सो जाओ। आखिर गटर के पास जाता, आखिर नंबर आया हमारा, नंबर आया वहाँ पे। अच्छा, जो मैं तो कर अब किसान था बिल्कुल। वो रामलाल थोड़ा सा नखराला था, यार ऐसे यहाँ को सुनेंगे वैसे कोई वो दे जा, ये सिख कह दिए ये दिला जूता था बाहर, चुपचाप सो जाओ। जो साहब वहाँ सो जाए। अब उसके पास मच्छर थे वहाँ पे, तो रात फिर रोटी लाए वो लोग। तो रोटी बिल्कुल 4 बजे बनी रोटी, जो सूख रही है दाल बच्चे, जो मत तो खा ली। वो कहते यार मैं तो कौन खाऊँ, मत खा न खाए, मैं तो थोड़ी बहुत खा पेट पानी पी। फिर वो मैं धोती बांधता था, धोती, तो वो मैं धोती खोल के उसको कहा कि आधी धोती तोड़ ले, आधी धोती मोड़ लेता हूँ और चुपचाप हो जा, ये जेल के नियम कायदे अभी मानने पड़ेंगे मेरे को। फिर सो गए। सुबह उठे तो वो छोरा है मेरे पास, हरियाणा वाला है, उसका नाम भी याद था मेरे को, तो भूल गया, अटेली का था, अटेली मंडी का। और राव साहब के हाल से न्यूज़ में बता दिया, पहले वहाँ बातचीत लगी थी, मैं भी याद हो कि मुझे यार तू क्या है, मत ये मास्टर ने मार रहे बहुत। और आप हमारा ध्यान रखें, जो आते हैं जो हमसे कपड़े दिलवाते हैं, और ये कह के जाते हैं कि आपको हम पैरोल दिलाएंगे, जो कोई नहीं दिलाता है ये। और वो माँ को ध्यान तो रखेंगे। फिर वहाँ से तो आप छूट गए होंगे 2-4 दिन में? 2 दिन में छूटे, 2 दिन में छूट गए। तो यहाँ सर जैसे अभी राजनीतिकार, आपने तो 40 साल से लगभग राजनीति में सक्रिय हैं, 40-45 साल हो गए आपको, है ना? और उस समय गाँव में इतनी जागरूकता भी नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी। हाँ, तो आपके साथी रहे नारायण जी कुलरिया। देखो आपको बताऊँ मैं, हाँ, आज की पढ़ाई में उस पढ़ाई में ये फर्क है। हाँ, नारायण जी कुलरिया, हाँ, ये मुरलीधर देवगुड़ा, हाँ, ये लोग मेरे साथी रहे थे। हाँ, हनुमान चांदीवाड़, हाँ, ये एक बहुत कम पढ़े लिखे थे। हाँ, नारायण जी पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, वो मुरली भी पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, एक मुरली इधर का नटवाड़े हो रहता है। हाँ, वो 11वीं पास जरूर था। हाँ, लेकिन इनकी जो जागरूकता थी ना, हाँ, वो गजब की थी। हाँ, हर जगह जाना, हर जगह पहुंचना, किसानों की माँ इतनी बढ़िया वक्ता बन गई थी धीरे धीरे कि आज का ये पढ़े लिखे वकील साहब होते हैं ना, ये वैसे नहीं बोल सकते। नारायण जी तो बहुत बढ़िया वक्ता थे। नारायण जी कुलरिया जो निश्चित ही किसानों के नेता थे, और वो समाजों की, झाड़ समाज वगैरह की भी नेतागिरी करते थे, और किसान यूनियन में किसानों की नेतागिरी हमारा बराबर साथ देते थे। वो ऐसे ही वो मुरली सब थे। लेकिन मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि एक भी पढ़ा लिखा आदमी कभी भी इन लड़ाइयों में नहीं आया। ये सबसे पढ़ाई की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कैसे देखते हैं आज की पढ़ाई को भाई? पढ़ाई मानसिक गुलाम बना रही है या किस तरह से? मतलब नहीं, पढ़ाई आदमी को अंदर कमरे में बंद कर रही है। पढ़ाई है ना, बाबू बना रही है, बाबू बनाई, नौकर बना रही है। हाँ। मैं तो मेरे अफसर जो जहाँ जाता हूँ पंचायत में, उनको भी कहता हूँ कि तुम्हें चाहे लाख रुपए मिलते हो, लेकिन तुम सुबह 9 बजे आते हो और शाम को 6 बजे जाते हो। जेल हो गई तुम्हारी। हर दिन आना पड़ता है, हर दिन आना पड़ता है, चाहे छोटा बाबू और चाहे कलेक्टर। स्थिति तो एक ही है ना सबकी। अरे इस पैसे के लिए कि नौकरी लगे हम, अरे वो नौकरियाँ चाटो क्या, हम तो एक पैसा नहीं कमाया जिंदगी। सच कह रहा हूँ मैं, मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक दिन भी तो भूखा नहीं मरा, और रईसी से रहा हूँ। सारी उम्र घोड़े दौड़ाए हैं मैंने। तो सर जैसे पहले जयपुर जाने के लिए भी बस साधन वादन बस जाती थी, 2.5 रुपये लगते थे यहाँ से। हाँ, 1.5 रुपये लगा पहले, तो फिर 2 हो गए, तो हमें लगा यार बहुत बढ़ गए, फिर 2.5 हो गए तो और ही महंगा लगा। तो बस में बैठ के जाते थे, लटक के जाते थे, कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे जाते थे। तो नारायण जी कुलरिया से संबंधित कोई बात बताइए, किस तरह से? मतलब नारायण कुलरिया तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी थोड़ी है। मैं मेरी डायरी में भी वो जो खत्म हुआ ना, तो लिखा है कि वैसा मतलब वाकपटु और दिलदार आदमी नहीं मिलेगा आपको। दिलदार आदमी था वो, यारों का यार था और हिम्मत वाला था, किसी की भी हिम्मत डिगाता नहीं था वो, हमेशा पॉजिटिव बढ़ाता ही था। हाँ, सकारात्मक। जो आदमी हारा था का आदमी उसके पास चला गया ना, उसको जिंदा कर देता था वो, ऐसा आदमी था वो।
किसी उतारनी होती थी ना तो उतार भी देता था। डरते नहीं थे किसी से भी, नेता से? डरने वाला सवाल नहीं उठता। हमने कई मीटिंगें फेल कराई नेताओं मंत्री की, और ये नेता ये कभी मंत्री साहब आ रहे हैं, ये मीटिंग करो और ये किसा, तो हम जाके बैठ जाते थे ना, तो पहले तो या तो अफसर आके मेरे हमसे ये कहते थे यार आप बोलना मत, और ऊपर हम बोलते थे ना। जोड़ा पंचायत समिति के अंदर ये किसानों की मीटिंग हुई, कृषि मंत्री आ रहा था, मैं नारायण बैठे थे, वो कहा नारायण ये क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ तो करें अपन भी। हमने उन पर सवाल किया यार ये मेरे को पशुओं का बांट है, इनकी जांच की कहाँ है, आपके पास लेबोरेटरी है बताओ। तो सब एक दूसरे देखने लग गए। वो नहीं हम पूछेंगे आने दो मिनिस्टर को। मिनिस्टर का नाम लेते ही है ना उस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दी और मिनिस्टर को कह दिया साहब यहाँ बताना आगे करना है, आगे करनी है, आगे करनी है। तो ये ऐसा है जी, हिम्मत वाले आदमी को कौन रोक सकता है। हिम्मत वाला आदमी था वो। नहीं किसानों की एक उसके साथ हो जाता था वो सब, मेरी भी वजह वो साथ हो जाता ना तो मेरा भी सब डर निकल जाता था यार नारायण साथ है। सही है ना, ऐसा बात है। नहीं एक वाकया मैंने सुना था, शायद ये एक बार नदी आ रही थी और आपको कंधों पर बिठा के हाँ, वो क्या था? अरे यार वो तो यार था तो हमारा वो कोई बात थोड़ी थी। हम आ रहे थे, नदी आ रही थी, तो मैं डर रहा यार मैं मत मेरे से तो नहीं रहा था भाई कुछ भी हो जाए। अरे मेरे कंधे में बैठ, यहाँ बैठ यार, हाइट भी अच्छी थी, हाइट अच्छी थी। मेरी देखो उसने मेरा बहुत सम्मान किया। मैं उससे 1.5-2 वर्ष ही बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं, उससे बड़ा हूँ मैं, लेकिन उसने मेरा सम्मान बहुत किया, हर जगह ही किया। कई जगह कहीं कोई लोग उड़ भी जाते थे ना तो बीच में पड़ जाता था कि रामलाल से बात नहीं करोगे तुम लोग। और कहीं कहीं वो बैठक होते थे या कोई हम बैठ नहीं जाते थे, कहीं बैठ जाते थे मान लो, तो भी लोगों को कहता है तुम बाहर जाओ, रामलाल बैठेगा मेरे साथ। मतलब ये बात थी उसकी। और उनको ये भी कहता यार तुम अनपढ़ लोग क्या बात करोगे, रामलाल को आने दो। ये बातें करता था। लेकिन आखिरी चुनाव आपने मतलब एक दूसरे के खिलाफ थे, राजनीतिक खिलाफ नहीं लड़े, चुनाव लड़े हमने, चुनाव कुछ नहीं लड़ा, मैं नहीं लड़ा। तो उस समय मतभेद हुए कुछ ना, सवाल मतभेदों का सवाल, एक चुनाव थोड़ा लड़ा हमने, हमने कई चुनाव लड़े, मतभेदों का सवाल नहीं है। चुनाव के दूसरे दिन आप, चुनाव के दौरान भी हम एक जगह बैठे हैं और बाद में बैठे। हमारा मेरा तो साफ सोच ये था कि जनता देगी वोट, किसी का हाथ पकड़ नहीं सकती, जो देगी इसको देगी। हाँ ये जनता के हाथ में, न तेरे हाथ में न मेरे हाथ में, इसलिए अपन क्यों लड़े। सही बात है। तो आज के नवयुवकों को क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं? आज राजनीति आप कैसे देखते हो? जैसे आप भी एक कार्यकर्ता थे, किसान कार्यकर्ता थे, आज भी नेताओं के कार्यकर्ता हैं, तो इनमें कैसे अंतर देखते हो? क्या अंतर है, किस तरह का? पहले नेता थे ना वो गुलाम नहीं पालते थे, समझे नहीं समझे। आज के नेता है ना जो कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं, और नेता कार्यकर्ता भी इतना झुक जाता है कि वो अपना अस्तित्व ही खत्म करना चाहता है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब समझ लो, कुछ भी कहे वो। लेकिन तो ये कोई बात, घर की रोटी खाते हैं, घर के कपड़े पहनते हैं, घर का किराया लगाते हैं, फिर हम इतना ज़्यादा क्यों। मैंने तो कभी किसी भी नेता को आज तभी नेता नहीं, मैंने बड़ा हाथ पकड़ के बात कराइए, हाथ पकड़ के बात कहिए। लेकिन ये थोड़ा ये इतना झुक जाए यार, और उन नेताओं को नहीं झुकना चाहिए, उनको भी उनका सम्मान रखना चाहिए। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बगैर कैसे रात को अगर आपके काम के जाएगा तो कार्यकर्ता ही जाएगा। हाँ आप तो नहीं आ सकते ना, आप तो नहीं आ सकते ना, इसलिए उनका सम्मान रखना चाहिए। एक और बात कहूँ कि कभी भी कार्यकर्ता से, नेता है ना उसको कभी कार्यकर्ता से पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता विकट स्थिति में जीता है। कार्यकर्ता की वेदना, उसकी परेशानियाँ उस नेता को समझनी चाहिए। जो नेता बन रहा है ना उस नेता नहीं कोई पैसा खर्च करनी चाहिए, क्योंकि वो तो वही बहुत है जो आपके पास टाइम दे रहा है अपना। सही समझिए नहीं। तो मेरी तो ये सोच है। और हमारी जो पहले नेता थे ना, जैसे कुंभाराम जी रहो, दौलत राम जी रहो, ये रहो, मेरे 3 नेताओं से मैं थोड़ा सा प्रभावित हूँ। पहला तो कुंभाराम जी। कुंभाराम जी निश्चित ही किसानों के नेता थे। तो वो पहले सुनते हैं तो किसानों को उन्होंने छपर बांध करके राबड़ी और रोटी रखते थे। जो भी जाता था वो खाते थे, मुड्ढे रखते थे वहाँ पे। और दौलत राम जी वैसे आदमी थे। एक गोपाल सिंह जी खंडेला नाम के नेता और थे, खंडेला के एमएलए रहे। वो इतनी बढ़िया और इतने शोर आदमी थे साहब। अच्छा गोपाल सिंह बहुत बढ़िया पढ़े लिखा था। ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ये पढ़े लिखो कुंभाराम में तो पढ़ा लिखों का भी पढ़ा लिखा था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एक वो जयपुर के अंदर हवा महल के सामने, असेंबली के सामने रैली वैली करके आए। शाम की आज एक वकील साहब आए। वकील साहब ने कहा हाँ साहब मैं जाऊँगा, गर्म पानी से नहाऊंगा, ऐसे कहा उसने। तो गोपाल सिंह ने कहा विजयपाल तू गर्म से नहाएगा ठंडे से नहाएगा, हमें क्या कहता है, हमें क्यों बता रहा है, जा तू। पहला मतलब की बातें करते हैं यार। मेरे सामने उसको फटकारा उसको। और एक दफ़े हम वो जीप लाए थे किसानियों की,
तो जीप 10-15 रोज रखी हमने। वो भाई कुछ चंदा वंदा करेंगे, वो पुरानी जीप सारी जितना चंदा करें उतना वो खराब हो जाए तो उसी में लग जाए। वो ये बड़ी वेदना, कहाँ सड़कें थी, बहुत बड़ा काम था। 5 रुपए। जिंदगी का निचोड़ क्या मानते हैं आप भाई? इतना सारा कैसे, क्या देखो मेरी बात, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष ये है कि आदमी को सिद्धांतों पे जीना चाहिए, वैचारिक सोच होनी चाहिए आदमी। लेकिन आजकल तो कार्यकर्ता भी उस भाई साहब के कई तरह की पलटी मार जाते हैं, वो स्वार्थ बस मारते हैं। ये ठीक तो है नहीं, क्या मालूम उन्हें आत्मा भी है कि नहीं है। तो जिनमें आत्मा है ना, तो वो आदमी तो कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि हम कोई उनके कहने से कांग्रेस में थोड़ी है, बीजेपी में थोड़ी है, या कम्युनिस्ट थोड़ी है। हम तो हमारी वजह से हैं, विचारधारा है। अभी मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ, तो कोई मुझे अमरा राम नाराज हो जाए कोई ना, तो इसका मतलब थोड़ा ही मैं पार्टी छोड़ दूँ। ये तो मेरी विचारधारा है, मैं अकेला जाऊँ वहीं कम्युनिस्ट हूँ मैं। सही बात है, क्या मतलब हुआ ये? तो ये ऐसा आदमी को अपनी खुद की विचारधारा पे। और दूसरी बात एक और है सुरेश जी, जो पढ़ते नहीं है ना, वो कभी सफल नहीं होंगे। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महापुरुषों की जीवनियाँ निश्चित ही पढ़नी चाहिए। नेहरू पढ़ने से मतलब यहाँ पर जो किताबें, अजी आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, जो महापुरुषों की महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए और साहित्य पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी नहीं सही, हिंदी साहित्य से आदमी शार्प होता है, भाषा में शार्प होता है, ज्ञान में भी होता है कि भाई क्या कैसे भाषाएं बनी, कैसे कविताएं बनी, कैसे कविता गाना भी चाहिए, गाना सुननी भी चाहिए, गज़ल भी सुननी चाहिए, गीत भी सुननी चाहिए। तो आप सब कुछ सुनोगे ना तो आपको सारा ज्ञान होगा। और आप एक चीज़ को लेकर चलोगे कि यार मैं तो ये पढ़ता हूँ फिजिक्स भी, तो फिजिक्स में बैठ जाएगा। डॉक्टर है, अब ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर क्या जानते हैं? ये डॉक्टर एक कमरे में बैठे दिन भर कलम चलाते हैं। तो क्या कहें इन लोगों को? मैं तो बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। ज्ञानी नहीं कह सकते, वो डॉक्टर तो है, लेकिन कुछ नहीं है, बेकार की बातें। डॉक्टर समझ लो, कोई भी समझ लो। जिंदगी तो उसी का नाम है जो स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता से बढ़िया कोई जीवन नहीं है। जीवन नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। जिंदगी तो वही है जो स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता से बड़ी कोई अपनी बात स्वतंत्रता कह सके वो बात सब, किसी प्रकार के लालच या दबाव प्रभाव में ना आकर के और वैसे कर सके। तो लंबी जिंदगी, 45 साल का राजनीतिक अनुभव, जिसे चंद मिनटों में समेटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए फिर कभी मौका मिलेगा आपको रामजी लाल जी से रूबरू कराएंगे। रामजी लाल जी अभी मैसवास कला के सरपंच हैं और जालसू पंचायत समिति के सरपंच संघ अध्यक्ष हैं, और कॉमरेड रामजी लाल यादव और इनके साथी रहे स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया। इन दोनों दिग्गज नेताओं ने यहाँ के क्षेत्र के किसानों की आवाज को बेबाक तरीके से, बिना डरे किसानों के हक को सरकार तक पहुंचाना और लड़ाई लड़ना, ये काम इन्होंने किया। और हम इनके, अभी कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 75 वर्ष के हो गए हैं, और हम दुआ करते हैं कि अभी सैकड़ों वर्ष जिए और अपने अनुभव हमें बताते रहें। हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि ये निरोगी रहे, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी, आपका मित्र। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।